हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्व अवलोकन में आज से विश्व का भूगोल स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स, भारत का भूगोल के जितने भी चैप्टर थे सारे चैप्टर को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा और सारे क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व किया है। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो आज से फ्रेंड्स विश्व का भूगोल स्टार्ट है। जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि चैनल को हमारा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को आगे ले चलने में हमारी मदद करें। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि हमारी मदद करें और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी मदद ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए विश्व का भूगोल स्टार्ट करते हैं। विश्व का भूगोल में सबसे पहला चैप्टर है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में पहला पॉइंट है सामान्य अवधारणा। तो ब्रह्मांड का जो पहला पॉइंट है सामान्य अवधारणा, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सामान्य अवधारणा से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पूछे गए क्वेश्चन को। सामान्य अवधारणा से रिलेटेड ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कामते द दफन द्वारा सन 1749 में किया गया था। तो ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसके संबंध में सर्वप्रथम तर्क कौन दिया था? तर्क करके परिकल्पना फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कामते द दफन। कामते द बफन ने 1749 में किया था। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने भी 1754 से 55 में ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया था। ये कहाँ के थे? जर्मनी दार्शनिक थे, जिसे 1776 में गणितज्ञ लाप्लास ने संशोधित किया था। इन्हीं के बताए गए तर्क को 1796 में गणितज्ञ थे एक लाप्लास, इन्होंने संशोधन किया था। यह सिद्धांत निहारिका परिकल्पना के नाम से भी जानी जाती है। यह सिद्धांत को क्या कहा जाता है? निहारिका परिकल्पना। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है कि जो ग्रहों की उत्पत्ति हुई है किस तरीके से हुई है। तो दो वर्ग में विभाजित किया है। एक तारक या अद्वैतवादी परिकल्पना और दूसरा है द्वैतारक या द्वैतवादी संकल्पना में विभाजित किया गया है। तो पहला क्या है? एक तारक या अद्वैतवादी, दूसरा है द्वैतारक या द्वैतवादी। तो अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत कांट की व्यायव्य राशि परिकल्पना तथा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना अधिक प्रसिद्ध हुई थी। तो क्या करेगा फ्रेंड्स कि जो अद्वैतवादी संकल्पना है इसके अंदर कांट की व्यायव्य राशि परिकल्पना तथा लाप्लास की निहारिका जो थी ये अधिक प्रसिद्ध हुई थी अद्वैतवादी संकल्पना में। द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलिन तथा मोल्टान की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स एवं सर हेरोल्ड जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना, H.N. रसेल का द्वैतारक सिद्धांत, ये सब प्रमुख है द्वैतवादी संकल्पना में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत कौन सा है? विस्तारवादी या महाविस्फोटक सिद्धांत। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इसका आधुनिक सिद्धांत है विस्तारवादी या महाविस्फोटक सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतेयर 1894 से 1966 ने वर्ष 1927 में किया था। 1894 से लेकर के 1966 के बीच में 1927 में इसका प्रतिपादन कौन किया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने। क्या कहा था कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है ये महाविस्फोटक सिद्धांत है या विस्तारवादी है, जिसे वर्ष 1949 में फ्रेड होयल द्वारा बिग बैंग नाम दिया गया था। इसी सिद्धांत को फ्रेड होयल ने क्या कह दिया कि ये क्या बिग बैंग है। जो महाविस्फोटक सिद्धांत है इसी को 1949 में फ्रेड होयल ने कहा कि बिग बैंग नाम दे दिया। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने वर्ष 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। वह अवस्था जब पूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म एवं सघन बिंदु पर आज से 13.7 या 13.8 अरब वर्ष पूर्व केंद्रित था। प्रत्येक संकेंद्रण के कारण बिंदु में आकस्मिक
विस्फोट हुआ। तो इनका क्या मानना है? रॉबर्ट वेगनर ने कहा है कि आज से 13.7 या 13.8 अरब वर्ष पहले ये क्या था? ब्रह्मांड एक गर्म और सघन बिंदु था, बहुत गर्म था। सघन मतलब बहुत नज़दीक नज़दीक ये थे। तो ऐसा क्या था? ब्रह्मांड था। इसके बाद क्या हुआ था कि अत्यधिक संकेंद्रण के कारण, बहुत सटा होने के कारण, बहुत गर्म होने के कारण इसमें अचानक से विस्फोट हो गया। तो इसके पश्चात ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों ओर फैल गई, तितर बितर हो गई चारों ओर। तो यह पदार्थ ही विभिन्न गैलेक्सी के रूप में दृश्य हो गया। तो जो पदार्थ इधर उधर फैल गई चारों तरफ, वही क्या हो गया? गैलेक्सी के रूप में दृश्य हो गया। गैलेक्सी मतलब आकाश गंगा के रूप में देखने लगा। किनका मानना है? रॉबर्ट वेगनर ने बोला है। और फ्रेड होयर ने क्या बोला है कि जो जो ये क्या है? महाविस्फोटक सिद्धांत है, इसको बिग बैंग दिया है। तो रॉबर्ट वेगनर ने ऐसा सिद्धांत दिया। गैलेक्सियों के अंततः अनंत समूह का सम्मिलित रूप ही भंडार है। तो इनका क्या कहना है कि जो गैलेक्सी के रूप में जो विस्फोट हुआ तो चारों तरफ पदार्थ फैल गए, वही गैलेक्सी के रूप में दिखाई देने लगे। वही गैलेक्सी जो है, उनके सभी गैलेक्सियों को मिला करके वो गैलेक्सियों का समूह बन गया। तो उन्हीं समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है। अवलोकनीय ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 से 200 अरब गैलेक्सी हैं। कितना है? 100 से लेकर के 200 अरब गैलेक्सी है, आकाशगंगा है ब्रह्मांड में। प्रत्येक गैलेक्सी का अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। एक गैलेक्सी के 100 अरब तारे हैं, इनका मानना है। हालांकि यह संख्या अधिक भी हो सकती है। हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है, उसे मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। तो जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है, उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी, आकाशगंगा, दुग्ध मेखला कहते हैं। हमारी आकाशगंगा में लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं। तो हमारी जो आकाशगंगा है उसमें कितने तारे हैं? 100 से लेकर 400 अरब तारे हैं। और हमारे सौर मंडल को उसे मंदाकिनी, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। गैलेक्सी अनेक आकार प्रकार में दृश्य होती है, यथा अंडाकार, सर्पिलाकार, अनियमितकार इत्यादि। तो हमारी जो गैलेक्सी है हमको कई तरीके से ये दिखाई देती है। तो अंडाकार भी दिखाई देती है, सर्पिलाकार भी दिखाई देती है, और इसका इरेगुलर होता है, अनियमित रूप से भी ये दिखती है। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है। तो हमारे सबसे निकट की आकाशगंगा का क्या नाम है? एंड्रोमेडा सबसे नज़दीक की आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। तो 2.5 मिलियन वर्ष पर ये आकाशगंगा एंड्रोमेडा स्थित है। इसे मेसियर 31 भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एंड्रोमेडा को मेसियर 31 भी कहा जाता है। ये हमारी आकाशगंगा की सबसे नज़दीक आकाशगंगा है। 2.5 मिलियन वर्ष दूर है, प्रकाश वर्ष दूर है। वर्ष 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्व धारणाओं एवं विभ्रम के विपरीत इस बात के स्पष्ट साक्ष्य पेश किए हैं कि आकाशगंगा का आकार दंड संजित सर्पिलाकार है। 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में बताया है कि आकाशगंगा विभ्रम के विपरीत इस बात से स्पष्ट साक्ष्य पेश किए हैं इन्होंने कि जो आकाशगंगा है इसका आकार दंड संजित या सर्पिलाकार है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2004 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा देखकर बताया गया था कि आकाशगंगा का आकार दंड संजित सर्पिलाकार है। तारों का निर्माण गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन एवं हीलियम की संघटक निहारिकाओं से होता है। जो तारे हमें आसमान में दिखाई देते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है? गैलेक्सी अंतरिक्ष में हाइड्रोजन और हीलियम के संघटक निहारिकाएं से होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से गैस एवं धूल के बादलों का गोले के आकार में संगठन, गति, उच्च ताप संलयन अभिक्रिया के एक तारे के निर्माण के कारक हैं। गुरुत्वाकर्षण बल से गैस एवं धूल, जो गैस हैं, धूल हैं, बादलों के गोले के आकार में ये संगठन हो जाते हैं। बादलों के गोले के आकार में गैस धूल संगठन हो जाते हैं। इनका गति, उच्च ताप संलयन अभिक्रिया एक तारे का निर्माण कर देती है।
इनकी जो गति होती है, इनका जो उच्च ताप होता है, इनकी संलयन अभिक्रिया होती है, तो इन सभी क्रियाओं से एक तारे का निर्माण हो जाता है। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम प्रोटोस्टार का निर्माण हुआ है। तो कौन सा तारे का सबसे पहले निर्माण हुआ? तो उस तार का नाम है प्रोटोस्टार। उस तारा का क्या नाम है? प्रोटोस्टार। तत्पश्चात इसके बाद तारा विकास की मुख्य अवस्था में प्रवेश करता है। तो सबसे पहले प्रोटोस्टार का निर्माण होता है तारे के विकास क्रम में। सॉरी, हमने बोला कि सबसे पहला तारा नहीं, एक तारा बनने में सबसे पहले उसका किसका निर्माण होता है? प्रोटोस्टार का। उसके बाद विकास की मुख्य अवस्था में प्रवेश कर लेता है। सूर्य के आकार का तारा इस अवस्था में 9 से 10 मिलियन वर्ष तक रहता है। सूर्य के आकार का जो तारा होता है, इस अवस्था में तारा के रूप में ये 9 से लेकर के 10 मिलियन वर्ष तक बना रहता है। इसके पश्चात तारे का हाइड्रोजन ईंधन विनष्ट होने लगता है। जो तारे में हाइड्रोजन ईंधन होता है, हीलियम और हाइड्रोजन से तो बनता है, तो ये क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है ये विनष्ट होने लगता है 9 से 10 मिलियन बिलियन वर्ष के बाद, और वह मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। किसी तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर होती है। किस तारे की जीवन अवधि कितना होगी? उसके आकार, लंबाई, चौड़ाई पर निर्भर होता है। सूर्य के आकार, जिसको 1 सोलर मास कहा जाता है, के तारे की अवधि लगभग 9 से 10 बिलियन वर्ष होती है। सूर्य के आकार का जो तारा होता है उसका भी अवधि कितना होता है? 9 से 10 बिलियन वर्ष होता है। तारा जितना बड़ा हो जाएगा, जीवन अवधि उतनी ही कम होती जाएगी। जैसे कहा जाता है कि जो इंसान जितना मोटा रहेगा वो कम तेज चल पाएगा, है ना। सूर्य से 100 गुना या अधिक बड़े तारे, जिसकी सतह का तापमान 30,000 केल्विन से अधिक हो, की अवधि सिर्फ कुछ मिलियन वर्ष ही होती है। सूर्य से 100 गुना या अधिक बड़े तारे, जितना बड़ा सूर्य है उससे अधिक बड़ा तारा होगा या उससे 100 गुना अधिक होगा, तो उसका 30,000 केल्विन से अधिक हो उसका तापमान, जिसकी सतह का तापमान 30,000 केल्विन से अधिक होगा, तो उसकी अवधि कुछ मिलियन वर्ष ही होती है। उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर एक तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है। विकास की मुख्य अवस्था से, जब विकास होता रहता है तारा का, तो उसके मुख्य अवस्था से निकल करके एक तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है। एक तारा का निर्माण हो रहा है तो एक तारा वृद्धावस्था की ओर जा रहा है, जिसमें उसकी बाहरी सतह फैली है। बाहरी सतह क्या होती है? फैली होती है, और वह ठंडा होता है, और उसकी चमक भी कम हो जाती है वृद्धावस्था की। इस स्थिति को रक्त दानव या सुपर रक्त दानव या जिसे छोटा तारा भी कहा जाता है। तो जब इनकी डेथ होने लगती है तो क्या हो जाता है? ये ठंडा हो जाता है, चमक कम हो जाती है, बाहरी सतह पर फैल जाता है। तो इसे ही रक्त दानव कहा जाता है, रेड गैंट या छोटा तारा कहा जाता है, या इसी को सुपर रक्त दानव भी कहा जाता है। सुपर रक्त दानव बड़ा तारा कहते हैं। इसके पश्चात हीलियम कार्बन में और कार्बन अन्य भारी पदार्थों यथा लोहा आदि में परिवर्तित होने लगता है। तो जो हीलियम है ये कार्बन में बदल जाएगा और कार्बन अन्य भारी पदार्थ में बदल जाएगा, जिससे कि लोहा आदि में बदल जाएगा। हीलियम और हाइड्रोजन से निर्माण होता है तारा का। तो जो हीलियम है वो कार्बन में बदल जाएगा और कार्बन अन्य पदार्थ में बदल जाएंगे। इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है। इसके पश्चात क्या होता है? तारे में तीव्र से विस्फोट होता है, जिसे क्या कहते हैं? सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। जब तारे में विस्फोट होता है तो उसको सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। रक्तदानव या सुपर रक्तदानव अवस्था में क्रमशः नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दिशाएं में होता है। कृष्णवामन, न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण विवर में से एक प्राप्त करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सुपरनोवा जब तारे में विस्फोट होता है तब कहा जाता है सुपरनोवा, और रक्तदानव या सुपर रक्तदानव कब होता है? जब तारे की मृत्यु होने लगती है तब। तो नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशाओं में लेता है। या तो नोवा होगा या तो सुपरनोवा होगा, या तो विस्फोट नहीं हुआ है या तो विस्फोट हुआ है तो सुपरनोवा। तो ये 3 दिशाओं में जाता है, या तो कृष्ण वामन में जाएगा, ब्लैक ड्वार्फ में, या न्यूट्रॉन स्टार में जाएगा, या तो कृष्ण विवर में जाएगा।
इसका विवरण नीचे दिया गया। पहला देखो, सूर्य सदृश छोटे तारे जिसको रक्तदानों कहा जाता है। तो इसको छोटे तारे भी कहा जाता है। तो रक्तदान अवस्था में के पश्चात नोवा विस्फोट के बाद यदि अवशेष सौर्यिक द्रव्यमान के 1.44 गुने की सीमा के अंदर होगा तो तारा श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन कब बनेगा, व्हाइट डॉर्फ कब बनेगा, जब 1.44 गुने की सीमा के अंदर होगा। तो विस्फोट होने के बाद जो अवशेष मिलेंगे, अवशेष के सौर्यिक द्रव्यमान जो होगा वो 1.44 गुने की सीमा के अंदर ही रहेगा। तो वो तारा श्वेत वामन में बनेगा। 1.44 सौर्यिक द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब सूर्य या सदृश से छोटा तारा या रक्तदानों जिसको कहा जाता है, इसमें क्या होगा, नोवा विस्फोट होगा। नोवा विस्फोट होने के बाद इसका द्रव्यमान जो अवशेष बचेगा ये सौर्यिक द्रव्यमान इसका 1.44 गुने की सीमा के अंदर ही होगा। तो श्वेत वामन बनेगा और इसे ही चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। अब दूसरा वाला मध्यम आकार के तारे जिसको सुपर रक्तदानों कहा जाता है। सुपर रक्तदानों अवस्था के पश्चात सुपरनोवा विस्फोट के बाद अवशेष 1.44 सौर्यिक द्रव्यमान से 3 सौर्यिक द्रव्यमान तक रहने वाले तारे न्यूट्रॉन तारे अथवा पल्सर के रूप में परिवर्तित हो जाने की संभावना है। तो 1.44 सौर्यिक द्रव्यमान से 3 सौर्यिक द्रव्यमान तक रहने वाले हैं तारे, तो इनके न्यूट्रॉन तारे अथवा पल्सर के रूप में ये जाने जाएंगे। तीसरा है बड़े आकार के तारे सुपरनोवा विस्फोट के बाद 3 सौर्यिक द्रव्यमान से अधिक अवशेष वाले तारे कृष्ण विवर या ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, 3 सौर्यिक द्रव्यमान से अधिक अवशेष वाले तारे हैं तो इसका क्या ये कहाँ पर जाएंगे, कृष्ण विवर या ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएंगे। भारतीय अमेरिकी भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने वर्ष 1930 में 1.44 सौर्यिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं। 1.44 सौर्यिक द्रव्यमान तक रहेगा तो वे तारे श्वेत वामन में बनेंगे और इसी सिद्धांत को चंद्रशेखर सिद्धांत कहा जाता है और इन्होंने चंद्रशेखर जी ने 1930 में इसका सिद्धांत दिया है। और इसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण विवर या ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ध्यान रहे कि 1.44 सौर्यिक द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान से निश्चित होती है। विस्फोट हो गया, विस्फोट होने के बाद तारे का जो अवशेष बचा है उस अवशेष का द्रव्यमान 1.44 सौर्यिक द्रव्यमान के अंदर ही है तो क्या बनेगा, वे श्वेत वामन बनेगा। और 1.44 सौर्यिक द्रव्यमान से ज़्यादा है तो वो तारा कृष्ण विवर या ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। सिंपल सा इतनी बात है। यह पूर्णतः निश्चित नहीं है कि विकास की मुख्य अवस्था का किस आकार का तारा विस्फोट के पश्चात 1.44 सौर्यिक द्रव्यमान की सीमा के अंदर अवशेष के रूप में बसता है। तो ये क्या होता है, पूर्णतः निश्चित नहीं है कि विकास की मुख्य अवस्था का किस आकार का तारा विस्फोट के होने के बाद इसका 1.44 सौर्यिक द्रव्यमान सीमा के अंदर ही अवशेष बचता है। कुछ तारे का होगा 1.44 तक और उसका द्रव्यमान नहीं बचेगा, उसका अवशेष हो सकता है ज़्यादा हो, किंतु ऐसा माना जाता है कि सूर्य के 8 गुने आकार तक के तारे में विस्फोट होने के बाद लगभग 1.44 सौर्यिक द्रव्यमान के बराबर अवशेष बचता है। पॉइंट कह रहा है कि यदि तारा सूर्य के 8 गुने के आकार तक होगा, जितना सूर्य का आकार है सूर्य के 8 गुने तक के आकार तक होगा तारा, तो उसमें विस्फोट होने के बाद 1.44 सौर्यिक द्रव्यमान उसका अवशेष होता है और इससे बड़े तारों का अवशेष 1.44 सौर्यिक द्रव्यमान से अधिक हो जाता है जब सूर्य के 8 गुने से ज़्यादा, 8 गुना जितना सूर्य है उतना 8 गुना तक रहेगा या उससे ज़्यादा रहेगा। तो इन्हीं तारों के ब्लैक होल बनने की संभावना होती है यदि उसका अवशेष का द्रव्यमान 1.44 सौर्यिक द्रव्यमान से ज़्यादा रहेगा तो वो ब्लैक होल बन जाते हैं। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण उच्च होता है तो ये तारे के जितना भी अवशेष होता है संपूर्ण अवशेष
ये अपने अंदर समा लेता है, ब्लैक होल में चला जाता है। यहाँ तक कि इसके पास से गुजरने वाली कोई भी वस्तु इसके गुरुत्वाकर्षण से नहीं बच सकती है, उसको भी अपने अंदर खींच ले जाती है। एस चंद्रशेखर ने जनवरी 1935 में लंदन की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की एक बैठक में अपना मौलिक शोध पत्र प्रस्तुत किया और बताया कि सफ़ेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार और वृद्धि नहीं कर सकते हैं। 1935 में एस चंद्रशेखर जी ने बताया, लंदन की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में बैठक हुई थी। उस बैठक में बताया है एस चंद्रशेखर ने कि जो सफ़ेद बौने तारे होते हैं, इनकी एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद एक निश्चित द्रव्यमान आप प्राप्त कर लेते हैं, इसके बाद अपने भार में और वृद्धि नहीं कर सकते हैं। ये जो बौने तारे, सफ़ेद बौने तारे होते हैं, ये अपने ही भार में और वृद्धि नहीं कर सकते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 1983 का नोबेल पुरस्कार डॉक्टर एस चंद्रशेखर एवं W.A. फाउलर को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। तो 1943 में जाकर के इनको नोबेल पुरस्कार मिला, एस चंद्रशेखर और W.A. फाउलर को। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त हो जाता है। नोवा होता है या सुपरनोवा होता है, जब तारा में विस्फोट होता है तभी नोवा या सुपरनोवा उसको कहा जाता है। तो जब नोवा या सुपरनोवा विस्फोट होगा तो तारा मृत्यु की दिशा में चला जाता है। अतः सुपरनोवा एक मृत प्राय तारे का विस्फोट अवस्था है। सुपरनोवा क्या है? एक तारा जब मर गया है तो उस मरे हुए तारे को सुपरनोवा कहा जाता है। मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है, मतलब वो तारा विस्फोट हो गया है, मर गया है, अब उसको सुपरनोवा कहा जा रहा है। सूर्य हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा के तारों में से एक है। सूर्य क्या है? हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा के तारों में से एक तारा सूर्य भी है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करते हैं। किसके केंद्र की? सूर्य के केंद्र की परिक्रमा करते हैं तारा। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 kpc या 25.896 हजार प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा लगभग 828,000 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगता है। तो पॉइंट क्या कह रहा है? सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 25.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? गैलेक्टिक केंद्र से लगभग इतने हजार वर्ष की दूरी पर तथा इतने हजार औसत के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में इतना समय लगता है गैलेक्सी का परिक्रमा करने में। पूर्व में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 1985 में गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 27,700 प्रकाश वर्ष दूर माना था। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। परिक्रमा की इस अवधि को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की दिशा पर पूर्व से शुरू करता है और पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है सूर्य, जो लगभग 24 दिन या 24.47 दिन मध्य भाग से 35 पृथ्वी दिवसों में पूर्ण करता है, ध्रुवीय भाग में पूर्ण करता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी जितनी बड़ी है उससे 109 गुना बड़ा सूर्य है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। लाख में बात किया जाए तो 13 लाख गुना से भी बड़ा है। निर्वात ने प्रकाश द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और ये कितना चलता है? 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है। एक सेकंड में इतना चलता है। और पूरे वर्ष में जितना दूरी तय किया है सूर्य, उसको क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या है? तारों के बीच की दूरी ज्ञात करने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष में दूरियों का विवरण विभिन्न इकाइयों में इस प्रकार है। एक प्रकाश वर्ष बराबर मीटर में बोला जाए तो 9.461 × 10⁻15 किलोमीटर में है और इसको इतना लिखा जाएगा मिलीमीटर में। और खगोलीय इकाई में इतना है, मिलीमीटर में इतना है, खगोलीय इकाई में इतना है, मील में इतना है। चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर
मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। चंद्रशेखर सीमा ने कहा है कि अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त जो घूमते होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये अत्यधिक वेग पा करके नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। ज़्यादा वेग होता है, ये नाभिक को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं ज़्यादा वेग होने के कारण, तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इनका द्रव्यमान अधिक होता है और इनका वेग भी ज़्यादा होता है, तो वेग बहुत ज़्यादा होने के कारण ये नाभिक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और जो न्यूट्रॉन है वो बचे रहते हैं। इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहा जाता है। क्वासर एक चमकीला खगोलीय पिंड है। क्या एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। क्वासर आकाश में दिखने तारों का एक ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं तथा जिन्हें एक नाम प्रदान किया गया है। आकाश में दिखने तारों का ऐसा समूह जो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं, जिन्हें एक नाम प्रदान किया गया है, वो क्या है, तारामंडल या नक्षत्र कहलाते हैं। एक ही दिशा में कई तारे दिखते हैं तो उनको तारामंडल या नक्षत्र कहा जाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल है। 88 तारामंडल का मतलब क्या हुआ कि 88 जगह पर तारे एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ढंग से हैं, तो वो उनके समूह को तारामंडल या नक्षत्र कहा जाता है। तो ऐसा आकाश में कितने हैं, 88 तारामंडल हैं। सप्तऋषि तारामंडल से ध्रुव तारे का संकेत प्राप्त होता है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में चमकता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ध्रुव तारा किस दिशा में चमकता है, उत्तर दिशा में चमकता है। सप्तऋषि मंडल से ध्रुव तारे का संकेत प्राप्त होता है। जो सप्तऋषि मंडल है, तारे का एक समूह है, मंडल है, उसको सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। ये क्या करता है, ध्रुव तारे का संकेत प्राप्त कराता है कि ध्रुव तारे इधर है, तो ध्रुव तारा दिशा उत्तर में चमकता है। आयरिन ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। आयरिन ओरियन क्या है, दूसरा सबसे चमकीला तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 650 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में सर जॉन हर्शेल ने देखा था। किसने देखा था, सर जॉन हर्शेल ने देखा था 1836 में। ये 650 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और दूसरा सबसे चमकीला तारा है। किंतु वर्ष 1995 में हब्बल दूरबीन ने इसका चित्र खींचा था। इसका चित्र किसने खींचा था, हब्बल ने खींचा। हब्बल दूरबीन खींची थी 1995 में। सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा जाने वाला यह पहला चित्र था। सूर्य के अलावा किसी तारे को खींचा जाने वाला पहला तारा ये था। और सूर्य के अलावा चमकने वाला तारा ये कौन है, इरियन ओरियन है। तारे उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुवों के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा के समानांतर चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं। जो तारे होते हैं उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुव के चारों ओर ही ये क्या करते हैं, जो खगोलीय विषुवत रेखा है उसी के समानांतर, उसी के समान ये चक्कर लगाते रहते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी खगोलीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। तो उत्तरी एवं दक्षिणी खगोलीय ध्रुव ये भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिणी जो ध्रुव हैं उसी के ठीक ऊपर पर ये स्थित होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर। तथा खगोलीय विषुवत रेखा पृथ्वी की विषुवत रेखा के लगभग ऊपर एवं ध्रुवों के सदैव 90 डिग्री पर स्थित होती है। जो पृथ्वी की विषुवत रेखा है उसी पृथ्वी की विषुवत रेखा के ऊपर खगोलीय विषुवत रेखा, पृथ्वी की विषुवत रेखा के ऊपर, पृथ्वी की जो विषुवत रेखा उसके ऊपर खगोलीय विषुवत रेखा है और ध्रुवों के सदैव 90 डिग्री पर ये स्थित होता है। ध्रुवों के सदैव 90 डिग्री पर स्थित और यह क्षितिज पर पूर्व एवं पश्चिम के बिंदुओं को अंतर्रोध करती है। क्षितिज पर क्या करती है, पूर्व एवं पश्चिम के बिंदुओं से ये गुजरती है। खगोलीय ध्रुवों के अंशों की संख्या क्षितिज की विषुवत रेखा के अंशांशों के बराबर होती है। जो खगोलीय ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, इनके अंशों की संख्या क्षितिज की जो विषुवत रेखा होती है उनका जो अक्षांश होता है उसके बराबर पर होता है। अतः यदि कोई प्रत्येक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखता है तो निश्चित ही वह विषुवत रेखा पर है। यदि कोई प्रत्येक तारा को
क्षितिज से लंबवत देखता है, पृथ्वी से, क्षितिज मतलब पृथ्वी से लंबा उठता हुआ देखता है तारा को, तो इसका मतलब वो पृथ्वी के विषुवत रेखा पर खड़ा है। अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यान में यदि आप बैठे हैं तो आकाश का रंग काला दिखाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स, ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व, कौन से ग्रह का कितना द्रव्यमान है ना, और व्यास कितना है, घनत्व कितना है, गुरुत्वाकर्षण, घूर्णन अवधि, दिन की अवधि, सूर्य से दूरी कितना है, उपसौर इसका, अपसौर, कक्षीय अवधि, माध्य तापमान, उपग्रह और वलय। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, एक उपग्रह और वलय है। उपग्रह और वलय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के एक उपग्रह चंद्रमा है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं, शनि के 82 उपग्रह हैं, अरुण के 27 उपग्रह हैं और वरुण के 14 हैं। वलय, क्या इन ग्रहों के ऐसे बीच से छल्ला लगा हुआ है क्या? तो देखो, वलय इसको कहा जाता है। बुध में नहीं है, शुक्र में नहीं है, पृथ्वी में नहीं है, मंगल में नहीं है, बृहस्पति में वलय है, शनि में है और वरुण में है, अरुण में भी है, इनके चारों में वलय है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये, महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोटक होने के बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतेयर जी ने दिया था 1894 से 96 के बीच 1927 में, जिसे वर्ष 1994 में फ्रेड होयल ने क्या नाम दिया था, बिग बैंग नाम दिया था। बिग बैंग सिद्धांत उद्भव की व्याख्या करता है, ब्रह्मांड की उद्भव की। आकाशगंगा वर्गीकृत है, सर्पिलाकार है, अंडाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। आकाशगंगा की परिक्रमा कौन करता है, सूर्य करता है। सूर्य को समय कितना लगता है, 25 करोड़ वर्ष लगता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को इतना समय लगता है। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.49 KPC या 25.896 हजार वर्ष प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा औसत 828 हजार किलोमीटर प्रति घंटा के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। ब्रह्मांड की एक परिक्रमा कौन करता है, सूर्य करता है, और इसको एक परिक्रमा करने में 22 से 25 करोड़ वर्ष लगता है और इसी को ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। तारे का रंग सूचक है, उसके ताप के कारण उसके तारे का रंग क्या है, सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं, उसको चंद्रशेखर सीमा कहलाते हैं। चंद्रशेखर सीमा के बाहर तारे मृत्यु से ग्रसित है तो वो चंद्रशेखर सीमा है। अगला है, श्याम विवर होता है। श्याम विवर होता है जब तारा सिमट गया होता है तो उसको श्याम विवर कहा जाता है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लिखा है इसको हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है, जब हम लोग डिटेल पढ़ रहे थे तभी। तो यदि आपको पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो श्याम विवर क्या होता है, सिमट गया तारा होता है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है, तो तारों के कारण जो घटित प्रकाशीय परिघटना है वो है कृष्ण विवर। वो क्या है, कृष्ण विवर है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, तो एस चंद्रशेखर जी ने। कृष्ण छिद्र सिद्धांत या ब्लैक होल कहा जाता है, इसकी जानकारी दिया था। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था, एस चंद्रशेखर जी ने दिया था। अगला है, कथन ए और कारण आर दिया गया है, बताना है कौन सा इसमें सही है। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है, सही बात है, इसको दूरबीन से नहीं देख सकते हैं। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच नहीं निकलने देता, ये भी राइट आंसर है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विवरण को बाहर नहीं आने देता है। ये क्या होता है, बहुत उच्च घनत्व इसका होता है, इसके कारण क्या होता है, किसी भी चीज़ को बाहर नहीं जाने देता है।
इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत उच्च होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? जब नोवा या सुपरनोवा क्या होता है? जब तारे मृत हो जाते हैं, तारे की मृत्यु हो जाती है, तो उसको नोवा या सुपरनोवा कहा जाता है। तो एक मृत प्राय तारा होता है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? हम लोगों ने पढ़ा कि 88 तारामंडल हमारे अंतरिक्ष में है। कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? देखो, पल्सर है, भंगुर तारा है, कृष्ण मास्टर नहीं है, क्वासर है। तो कृष्ण मास्टर नहीं, बल्कि कृष्ण विवर या ब्लैक होल क्या है? खगोलीय वस्तु है। तो कृष्ण विवर या ब्लैक होल है। क्वासर एक तारावत स्रोत है। क्वासर जो लगभग 2.5 से 13 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इससे भी अधिक दूरी पर है। ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इनके अलावा इनसे आने वाली रेडियो तरंगों से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार पल्सर एक खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगें उत्सर्जित करती है। अगला क्वेश्चन है, पर कृष्ण मास्टर नहीं है, बल्कि कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहा जाता है। कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो पल्सर पाया जाता है, ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता है, ब्लैक होल और क्वासर पाया जाता है। ब्रिटल स्टार का संबंध एनिमेलिया जगत या इकानोड मेर्टा संघ या ऑफिरोरिडिया वर्ग से है, जो समुद्री जीव सी स्टार के समान है। ये दोनों ही समुद्री सतह पर रेंग कर चलने वाली समुद्री जीव हैं। कौन? ब्रिटल स्टार। अगला क्वेश्चन है, इनको मछली के समीप माना जाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को क्या कहा जाता है? नक्षत्र कहा जाता है। नक्षत्र या तारामंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी थी। तारे का नाम क्या है? बीटलग्यूस ओरियन तारा। ये दूसरा सबसे चमकीला तारा है। और पहला कौन सा है? सूर्य है। दूसरा कौन है? बीटलग्यूस ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। ये क्या है? पृथ्वी से लगभग 650 वर्ष की दूरी पर। इसे सर्वप्रथम 1836 में सर जॉन हर्शल ने देखा था। 1895 में हब्बल दूरबीन ने इसका चित्र खींच लिया था। 1836 में देखा गया था, 1895 में हब्बल दूरबीन इसका चित्र खींचा था। सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचने जाने वाला ये प्रथम चित्र था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी थी। कब खींचा था? 1995 में। उस तारे का नाम क्या है? बीटलग्यूस नाम है। अगला है 1836 में देखा गया था। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा क्या? आकाश स्याह काला है या तारे टिमटिमाते नहीं? हाँ, आकाश, हम अंतरिक्ष यान में बैठे रहेंगे तो हमको अंतरिक्ष क्या दिखेगा? काला दिखेगा। जब काला दिखेगा तो हमको तारे टिमटिमाते हुए दिखेंगे ही नहीं। तो इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। तीसरा क्या कह रहा है? अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक होता है? नहीं, वायुमंडल ही नहीं होता है अंतरिक्ष में। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा इसका राइट आंसर है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष इकाई दूरी की है। अगला क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या कहलाती है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष कहलाती है। 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। यदि कोई भी इंसान पृथ्वी से किसी तारे को लंबे उठते हुए रूप में देख रहा है तो इसका मतलब वो व्यक्ति विषुवत रेखा पर खड़ा हुआ है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उससे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में खड़ा है और वहां से उसे पूरब दिशा में जाना है। पूरब दिशा में 5 किलोमीटर दूरी पर, 5 किलोमीटर की दूरी पर था उसका गांव। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था कि कैसे मैं जानूं कि ये कौन सा दिशा है, पर उसने ध्रुव तारों को पहचान लिया। अब ध्रुव तारों को पहचान लिया, अब उसको गांव पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना अधिक सुविधाजनक होगा, जो कि 4 ऑप्शन दिया गया है।
तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ध्रुव तारा को पहचान लिया, तो ध्रुव तारा किधर पर होता है? ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा की ओर होता है। अब वो उत्तर दिशा की ओर क्या करेगा? मुख कर लेगा। और तो जब उत्तर दिशा की ओर मुख कर लेगा, सॉरी, उत्तर दिशा की ओर मुख करेगा, या तो हाँ, अब उसको पूर्व में 5 किलोमीटर की ओर जाना है। तो वो देख रहा है कि हमें ध्रुव तारा दिखाई दे गया। ध्रुव तारा दिखाई दे जाएगा तो पहचान लिया कि ध्रुव तारा उत्तर दिशा की ओर होता है। तो क्या करेगा? ध्रुव तारा उत्तर दिशा की ओर होता है, तो उत्तर दिशा की ओर उसका क्या हो जाएगा? बाईं ओर हो जाएगा। उत्तर दिशा के बाईं ओर हो जाएगा और उत्तर दिशा में ध्रुव तारा दिखाई देता है। तो जब वो पूर्व दिशा की ओर जाएगा तो उत्तरी ध्रुव जो है उसके बाईं ओर हो जाएगा। तो जैसे कि ये उत्तर दिशा है, ये उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में ध्रुव तारा है, और ये पूरब दिशा है, और ये पश्चिम दिशा है। अब ध्रुव तारा पहचान लिया, तो ध्रुव तारा पहचान लिया तो ध्रुव तारा तो उत्तर में ही है, तो इसके ओर मुंह करके ये खड़ा होगा, तो पूरब की दिशा उसके लेफ्ट में रहेगी कि लेफ्ट राइट में रहेगी? तो किस में रहेगी? पूरब दिशा उसके लेफ्ट में रहेगी। तो ध्रुव तारे को बाईं ओर रख करके जाएगा। ध्रुव तारे को बाईं ओर रख करके जाएगा। ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलेगा। यहाँ पर क्या? ध्रुव तारा उत्तर दिशा में चमकता है, अतः पूर्व की ओर जाने के लिए ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलना पड़ेगा। अपनी बाईं ओर रख करके चलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत होते हैं वह है वो सप्तऋषि हैं। तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है। तारामंडल क्या होता है? निश्चित और क्रम से जो तारे होते हैं उनको तारामंडल या नक्षत्र कहा जाता है। तो ये तारामंडल ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, इन्हीं को सप्तऋषि कहा जाता है। संकेत करते हैं वो सप्तऋषि होते हैं। कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? टेलीमीटरिंग है, भारहीनता है, शिशुलिंगन, बाइट नहीं है, बिट बाइट, ये सब क्या है? कंप्यूटर भाषा है। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द सुनाई पड़ते हैं। ये ब्रह्मांड के प्रेक्षण और बोध करने में ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। देखो, इवेंट होराइजन देख लेते हैं। यह एक ऐसी सीमा है जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर क्षेत्र को परिभाषित करती है। इसी सीमा के अंदर किसी भी घटना का प्रेक्षण संभव नहीं है। किसी भी इस सीमा के अंतर्गत कोई भी घटना हो रही है उसका प्रक्षेपण नहीं कर सकते हैं। सिंगुलैरिटी या अंतरिक्ष काल में ऐसा स्थल है जहाँ किसी खगोलीय पिंड की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाती है। स्ट्रिंग थियरी इससे सभी पदार्थों एवं बलों को एकल सैद्धांतिक रूपरेखा से सम्मिलित कर ब्रह्मांड के मूल स्तर की व्याख्या कणों के स्थान पर कंपाइन स्ट्रिंग के पदों में की जाती है। स्टैंडर्ड मॉडल क्या है? कण भौतिकी या स्टैंडर्ड मॉडल एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड में ज्ञात 4 मूल बलों में से 3 विद्युत चुंबकीय ध्रुवबल और प्रबल की व्याख्या की जाती है तथा इस ज्ञात मूल कणों को वर्गीकरण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।